नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज सरकार ने साफ कर दिया कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए सप्लाई भी रेगुलर रहेगी। किसी को टेंशन करने, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। आज सरकार ने यह भी क्लियर किया कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन जैसे स्टेप्स उठाने की ना कोई संभावना है, इस पर विचार हो रहा है। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन होगा। असल में तेल की कीमतें काबू में रखने के लिए आज सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए कम कर दी। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल डीजल की कीमतें तो कम नहीं होंगी, लेकिन तेल कंपनियों को महंगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस मुश्किल वक्त में जनता की जेब पर बोझ डालने के बजाय खुद वित्तीय घाटा बर्दाश्त करेगी, इसलिए एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया है। आज सरकार ने कमर्शियल गैस की सप्लाई भी बढ़ाकर 70% कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा दिया गया और राज्यों को क्या करना है, यह बताया गया। सरकार को ये सारे उपाय इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात कब सुधरेंगे ये कोई नहीं जानता। हालांकि आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले न करने की डेडलाइन 10 दिन के लिए और बढ़ा दी है, लेकिन इजरायल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए। ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। आज कहां कहां हमले हुए, अब अमेरिका की रणनीति क्या है, ईरान का रुख अब क्या है, इस जंग की वजह से दुनिया भर में कैसे हालात हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की। आज मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया था। आज सुबह ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। सरकार अब तक 1 लीटर पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, लेकिन अब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 हो गई है और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 3 रुपए होगी। इससे फायदा यह होगा कि ऑयल कंपनियों का घाटा कम होगा। ऑयल कंपनियां महंगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर पाएंगी। असल में ईरान युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया है। क्रूड ऑयल की प्राइस $70 पर बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। इसके कारण भारतीय ऑयल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर करीब 49 रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार की तरफ से आज दी गई 10 रुपए की इस राहत से तेल कंपनियां अपने घाटे को कम करेंगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह तेल के दाम आसमान में पहुंच गए हैं, उसे देखते हुए सरकार के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो तेल की कीमतें बढ़ाती या फिर टैक्स कम करके अपनी कमाई घटाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को राहत देने के लिए सरकार के ऊपर बोझ लिया है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा और कौन कौन से फैसले लिए हैं, ये बताया। बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा। जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान युद्ध से भारत पर पड़ रहे इंपैक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री ने करीब 2.25 घंटे तक देश के 20 मुख्यमंत्रियों से बात की है। इस ऑनलाइन मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर धामी, भगवंत मान, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सुक्खू और ओमर अब्दुल्ला समेत तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे। इसमें क्या क्या बातें हुई हैं जानने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के साथ। देवेंद्र, क्या खबर निकली इस बैठक से? और तकरीबन 2.25 घंटे की ये बैठक चली इस दौरान, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जो यूटी हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे। और उसमें फोकस जो था, पहले तो राज्यों के मुख्यमंत्री से पूछा गया और एक एक करके राज्यों के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके राज्य में क्या स्थिति है, किस तरह का भी सिचुएशन है, क्या कोई किल्लत हो रही है, गैस की बात कर लें या पेट्रोल डीजल को ले कोई समस्या आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहले उन्होंने अपनी बात रखी।
तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वो पेट्रोल डीजल गैस की सप्लाई पर नजर रखें और खास तौर पर जमाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लें। इसके बाद देश भर में सिलेंडर्स की होर्डिंग करने वालों के खिलाफ रेड्स हो रही हैं। 25,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा रेड्स हुई हैं, 1,500 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं, 700 FIR हुई हैं और 350 से ज्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आज कहा कि पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल गैस की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने पेट्रोल पंप मालिकों और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेतावनी भी दी कि अगर तेल गैस की जमाखोरी की गई तो फिर जेल जाने के लिए वो तैयार रहें। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो हाउस होल्ड गैस है वो भी दिया जा रहा है। कमर्शियल गैस में कुछ कटौती की गई है, लेकिन उसको भी अब वापस 50% पर लाया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पर वे कतारें न लगाए, क्योंकि हमारे पास अगले 1 महीने का पेट्रोल डीजल पूरे तरीके से मौजूद है। इस प्रकार से वो अगर कतारें लगा कर ज्यादा पेट्रोल डीजल इस अंदेशे में कि शायद उसकी कमी होगी। हालांकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कंडीशनल सीज फायर 10 दिन और बढ़ा दी। अब अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को 6 अप्रैल तक टारगेट नहीं करेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग जारी है। आज भी अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर बॉम्बिंग की। इजरायल ने दावा किया कि उसने यज्द में IRGC के एम्यूनिशन डंप, मतलब गोले बारूद के भंडार को उड़ा दिया। आज इजरायल ने अहवाज और इस्फहान में ईरान के 3 बड़े स्टील प्लांट्स पर भी बमबारी की। स्टील प्लांट्स पर बमबारी में अमेरिकी फाइटर जेट भी शामिल थे। अमेरिकी सेना ने भी बताया कि अब तक उसने ईरान में 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं और ईरान की मिलिट्री पावर लगभग खत्म कर दी गई है। वहीं US की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया गया कि लगभग 1 महीने की जंग के बाद ईरान का सिर्फ 1/3 जखीरा ही नष्ट हुआ है। जाहिर है कि जंग अभी लंबी खींचने वाली है। ईरान ने भी पलटवार किया, इजरायल पर जबरदस्त हमले किए। ईरान के मिसाइल के हमलों से तेल अवीव, बीरशेवा, हाइफा, रिशोन पेटा, टिकवा और लिजियन शहरों में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमलों से लोगों को आगाह करने के लिए आज भी दिन भर इजरायल में एयर अटैक के सायरन बजते रहे। इजरायल की सरकार ने बताया कि ईरान के हमलों से अब तक उसके 5,500 से ज़्यादा नागरिक घायल हो चुके हैं। इनमें से 100 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। ट्रंप ईरान से गिफ्ट मिलने का दावा करके भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई बंद होने का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया ने कई दशकों के बाद अमेरिका से इमरजेंसी में पेट्रोल डीजल खरीदने का सौदा किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप तेल की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में 60 पेट्रोल पंप तेल नहीं होने की वजह से बंद हैं और सरकार को इमरजेंसी उपाय लागू करने पड़ रहे हैं। सिंगापुर और चीन से रिफाइंड पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को अब अमेरिका से मदद मांगनी पड़ रही है। मलेशिया और साउथ कोरिया ने भी अपने यहाँ तेल रिजर्व बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया को रिफाइंड पेट्रोलियम देने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी। अब चलते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में। बंगाल के चुनावी माहौल के बीच आज कम्युनल टेंशन की खबर आई। आज मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। रघुनाथगंज के फूल बाजार इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान किसी ने भगवा झंडे को फाड़ दिया, फिर हंगामा हो गया। कुछ ही देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई, फिर कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए एक्शन भी तुरंत हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हंगामा करने वालों को भगाया। फिलहाल इलाके में शांति है। धारा 144 लागू कर दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। जैसे ही मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा में हंगामे की खबर आई, सबसे पहला रिएक्शन शुभेंदु अधिकारी का आया। शुभेंदु ने हिंसा के बारे में ट्विटर पर लिखा कि ये सब ममता की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है, जिसकी वजह से सनातनियों को बार बार अपमान का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने आज सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को भी इशू बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी तक लोगों को यह पता नहीं है किसका नाम काटा गया, किसका रखा गया। ममता ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो वो पूरा डेटा एक साथ पब्लिश करें।
ফার্স্ট সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট আমরা কেউ এখনো পাইনি, পাবলিক ডোমেনেও আসেনি। এর থেকে বেশি গণতন্ত্র হত্যা, আনফরচুনেট ফর ডেমোক্রেসি হতে পারেন না। বুকের পাটা থাকলে আমি বলবো লিস্ট বের করুন আগে, মানুষকে জানতে দিন কার নাম আছে কার নাম নেই। যার নেই তাকে জেলায় জেলায় ट्रिब्यूनल করে। आज रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा। दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक हुआ। सूर्य की किरणें 4 मिनट तक रामलला की ललाट को आलोकित करती रही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा सूर्य अभिषेक था। सूर्य तिलक के दौरान गर्भगृह में 14 पुजारी मौजूद थे। लगातार मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। सूर्य तिलक के बाद रामलला की विशेष पूजा की गई। भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑफिस में बैठकर रामलला के सूर्य तिलक का लाइव टेलीकास्ट देखा। अयोध्या में आज रामनवमी को लेकर जबरदस्त उत्साह था। भक्तों की भारी भीड़ थी। भगवान राम के जन्मोत्सव पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। बंगाल के बाद अब असम के चुनावी दंगल में भी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने असम में एआईयूडीएफ को समर्थन देने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी 2 और 3 अप्रैल को गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी में एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल के साथ वो 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। बातचीत चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और उनका हमारा बड़ा ताल्लुक है। पिछले दिनों कुछ दिन 2 महीना पहले कुछ लोगों ने उड़ा दिया, मैंने कहा भी नहीं, लेकिन कुछ हवा में बात होती है तो बहरहाल उनकी पार्टी की तरफ से इनकार हुआ। अभी फॉर्मली आज मेरा बेटा अब्दुर्रहमान अजमल एक्स एमएलए वो गया, उनकी दावत पे गया, खाना उनके साथ खाया, उन लोगों की बातचीत हुई, फिर मेरे से बातचीत हुई और उसके बाद वो राजी हुए